जय भीम नमो बुद्धा करती हूँ। और आज के फाल्गुन पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी को अपनी ओर से मंगल कामनाएं देते हुए आज के विषय पर मैं आती हूँ। बड़ा ही मैं म्यूट होती हूँ। बड़ा ही सुंदर आज का विषय दिया है। बहुत कम बातें होती है यशोधरा के ऊपर में, और यशोधरा पे बातें तो हुई है, कम हुई है, लेकिन उसके रवैये पर बात मुझे लगता है कि पहली बार हो रही है। रवैया मतलब उसका स्वभाव या उसका व्यवहार ये कैसा रहा है, इस पर बहुत कम ही चर्चा हुई है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यशोधरा पर बहुत से साहित्यकारों ने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। अब वो लिखने वाले अलग लोग हैं। उसमें से मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत ही जाना माना नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत की अनेक स्त्रियों पर कविताएं लिखी है, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, और ज़्यादातर उन्होंने महिलाओं की द्रवित स्थिति का वर्णन बहुत किया है। वो इसीलिए जाने जाते हैं कि वो महिलाओं का जो वर्णन करते हैं वो बहुत ही दयापूर्ण करते हैं। उन्होंने यशोधरा पर भी काव्य लिखा है, और इस तरह से वो अपने भावों को व्यक्त करते हैं नारी के बारे में। वे कहते हैं, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध है उनकी। और दूसरी एक कविता में वो कहते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ पर वे यशोधरा के मुंह से ये वाक्य कहलवा रहे हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। ये जो दो सेंटेंस आ रहे हैं या दो भाव आ रहे हैं इन वाक्यों में, वो ये बताते हैं कि किसी नारी को अगर उसका जीवन साथी छोड़ दे या छोड़कर चला जाए, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, तो उस नारी की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। लेखक ने या कवि ने नारी के एक कमज़ोर पक्ष को ज़्यादा फोकस किया है। वहीं पर उन्हीं के लेखन में एक दूसरा विरोधाभास हमें दिखाई देता है। इसी कविता में वो कहते हैं, यशोधरा और शुद्धोदन का संवाद। यशोधरा कहती है, तात सोचो क्या गए वे इसी अर्थ है, खोज हम लावे क्या वे असमर्थ है। यानी जब शुद्धोदन कह रहे हैं कि कहीं से मेरे बेटे को खोज के लाना है, तब यशोधरा ये जवाब दे रही है कि हम उनको क्यों खोज के लाएं। क्या वे असमर्थ है जो हम उनको खोज के लाए। खोजा उसे जाता है जो गुम हो जाता है, लेकिन जो खुद से जाता है उनको खोज कर नहीं लाया जाता। शुद्धोदन कहते हैं, बेटी वह प्रौढ़ है क्या, वत्स भोला भाला है। वो कहते हैं कि वो बहुत प्रौढ़ नहीं है, मेरा बेटा बहुत भोला भाला है। यशोधरा कहती है, पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है। वो कहती है कि आप जिसे भोला भाला समझ रहे हैं, उन्होंने ज्ञान का उजाला पाया है, यानी ज्ञान पा लिया, संबोधि प्राप्त की है। जो मैं कहती हूँ तात यही वही हित है। यानी मैं जो कह रही हूँ वो ज़्यादा हितकर है कि वो ऐसे व्यक्ति है जो खुद से गए हैं, जिन्हें खोजा नहीं जा सकता, और उन्होंने जाकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। शुद्धोदन कहते हैं, जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है। यशोधरा कहती है, धर्म
यशोधरा कहती है, धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है। यानी यशोधरा की ये जो बातें हैं, जो बड़ी साहसिक लग रही है, वो सुनकर राजा शुद्धोधन कहते हैं कि आज तो मुझे बड़ी कठोर लग रही है। तो यशोधरा कहती है कि ये जो धर्म है ये मुझे उसी ओर लेके जा रहा है। ये कुछ पंक्तियाँ मैंने मैथिली शरण गुप्त के काव्य संग्रह से ली है, जो दो तरह की बातें बता रही है और दोनों बातों में कमाल का विरोधाभास नजर आ रहा है। पहली जो 2 लाइन उन्होंने बोली है अबला नारी वाली, उसमें वो स्त्री का एक कमज़ोर रूप दिखा रहे हैं, और दूसरी जो यशोधरा और शुद्धोधन राजा के बीच का संवाद बता रहे हैं, उसमें नारी का एक सशक्त रूप दिखा रहे हैं, नारी के सोचने का एक अलग तरीका दिखा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हम नारी के किस पहलू को उजागर करते हैं, नारी के किस पहलू पर हम रोशनी डालते हैं। नारी के अनेक पहलू हैं। किसी को वो कमज़ोर दिखती है, सब अबला दिखती है, तो किसी को वो बड़ी सशक्त और सबला दिखती है। जब यशोधरा की बात करते हैं तो ये दोनों बातें परिस्थिति के अनुसार आती जाती हमें दिखाई देती हैं, लेकिन भारत में जितना प्रचार प्रसार इसके कमज़ोर पक्ष का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा, उसमें उन्होंने उर्मिला की भी विरह गाथा लिखी है, लेकिन उर्मिला की विरह गाथा लिखते हुए उन्होंने लक्ष्मण के वन में जाने के बाद उर्मिला ने जो समाज कार्य किया उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया है, और यहीं पर मैथिली शरण गुप्त जैसे विद्वान चूक जाते हैं यशोधरा की कहानी लिखते समय कि यशोधरा ने क्या किया। सिद्धार्थ गौतम के कपिल वस्तु छोड़ने से पहले या परिव्राजक होने से पहले और परिव्राजक होने के बाद 2 जिंदगियां हैं, और इसमें यशोधरा का क्या रोल रहा है, उसका क्या स्वभाव रहा है, उसका क्या व्यवहार रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी नज़रिए से जब मैं यशोधरा को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2500 साल पहले यशोधरा से ज़्यादा सशक्त नारी थी ही नहीं। यशोधरा पर जिस तरह से कमजोरता का पक्ष लगाकर आरोप बुद्ध पर किया जाता है, मतलब बुद्ध को आरोपित करने के लिए यशोधरा का इस्तेमाल किया जाता है। आप इंटरनेट खोलकर देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेंगे कि अधिकतम कहानियाँ इसी तरह से बताई गई है कि किसी तरह से यशोधरा के माध्यम से बुद्ध पर आरोप किए जाए कि उन्होंने उसके साथ कितना अन्याय अत्याचार किया है। एक बहुत ही अच्छी नारी को विरह दे दिया, साथ में छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिया। इसका जो दूसरा पक्ष है उसे कहने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है, और वही दूसरा पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो ऐसा पक्ष है जिसकी आज भी ज़रूरत है। आज के समाज में ऐसे नारी का स्वभाव या ऐसा रवैया होने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, और इसकी शुरुआत हम इससे करते हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो आरोप सिद्धार्थ गौतम पर लगे कि उन्होंने बिना बताए, घर में बिना बताए यशोधरा और बच्चे को आधी रात को छोड़ के चले गए थे, इसी को काउंटर करते हुए बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में बड़ी अच्छे से ये बात विश्लेषित की है। वे बताते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ के परिव्राजक होने से। सब लोगों ने 4 दृश्यों का कारण मान लिया, लेकिन बाबा साहब ने 4 दृश्यों का कारण नहीं माना उनके परिव्राजक होने के पीछे का। वो कहते हैं कि साक्या
संघ में जो रोहिणी नदी का विवाद उठा था, जो कोलियों और साक्यों के राज्यों के बीच से बहती थी, इस नदी के विवाद का जब बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया और ये निर्णय लिया गया कि अब युद्ध करना ही ज़रूरी है, उस समय युद्ध के खिलाफ सिद्धार्थ गौतम डट के खड़े रहे। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी किसी के भी हित में नहीं हो सकता। युद्ध से दोनों राज्यों का नुकसान होगा, दोनों तरफ की प्रजाओं का नुकसान होगा। एक साधारण आदमी भी इस बात को कह सकता है, फिर भी कहता नहीं है। कहना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई 100 आदमी एक तरफ खड़े हो जाए और कोई अकेला आदमी उन 100 लोगों के अपोज में खड़ा होकर ये कहे कि ये गलत है और ये सही है, तो इससे बड़ी वीरता की बात कोई और नहीं हो सकती, जो सिद्धार्थ गौतम ने उस समय दिखाई थी साक्य संघ की सभा में। साक्य संघ की सभा में जब उन्होंने ये बोला कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा और उन्हें देश निकाला का दंड दिया गया। लोग कहते गृह त्याग किया, गृह त्याग नहीं किया, देश निकाला का दंड दिया गया। और इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि घर वालों को पता नहीं था, लेकिन घर वालों को पल पल की खबर थी। साक्य संघ में जो इस मुद्दे को लेकर लगातार सभाएं हो रही थी, उसकी पल पल खबर राजा शुद्धोधन को मिल रही थी, पल पल की खबर यशोधरा को भी मिल रही थी और वे जान रहे थे कि क्या हुआ है। और जिस समय सिद्धार्थ गौतम घर पहुंचते हैं, उस समय माता पिता से तो मिलते ही हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा यशोधरा है, इसलिए हम यशोधरा पे फोकस करेंगे। माता पिता से मिलने के बाद, उनको समझाने के बाद उनको लगता है कि मेरे माता पिता इतने भावुक हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं मेरे बिछड़ने के गम में, तो पता नहीं यशोधरा का क्या हाल होगा। क्योंकि यशोधरा उनसे बहुत प्यार करती थी और वे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो जो सोचते सोचते वो यशोधरा के पास में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यशोधरा तो रो नहीं रही है, बल्कि बहुत ही तटस्थ भाव लिए खड़ी है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव है जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। जब आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, तब उसके मन में बेचैनी होती है, जो चेहरे पर भी झलकती है। लेकिन आदमी जब किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, तो उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं होती है, ना भीतर ना बाहर, वो तटस्थ होता है। वैसे ही भाव यशोधरा में दिखाई देते हैं। तो सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य होता है और वो बड़ी हिम्मत करके फिर यशोधरा से बात करता है, पूछता है कि मैंने जो निर्णय लिया साक्य संघ में युद्ध में भाग न लेने का, और इसके लिए मुझे जो सज़ा मिली है देश से निकल जाने की, वो मैंने स्वीकार कर ली है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, क्या मत है? और बहुत ही शांत भाव से यशोधरा कहती है कि मैं यदि आपकी जगह होती तो मेरा भी यही निर्णय होता, क्योंकि मैं भी कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करती, मैं भी युद्ध के खिलाफ ही रहती हूँ। और वो भी साक्य और कोलिय, जो जिनका आपस में एक रिश्ता है, सदियों से रिश्ता है। वो कहती है कि आपकी जगह मैं होती तो यही निर्णय लेती, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, मैं आपके साथ में हूँ। यदि मेरे पास छोटा शिशु ना होता, राहुल न होता, तो शायद मैं भी आपके साथ यहाँ से निकल जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो उनकी हिम्मत बढ़ाती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं और ऐसा रास्ता खोजे, ऐसा सतधम्म का रास्ता खोजे जिससे कि सभी मनुष्य जाति का कल्याण हो, सभी का उसमें हित हो। आप अपने माता पिता की भी चिंता ना करें, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी।
ये पूरा जो संवाद है यशोधरा का, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। आज की स्त्री पड़ोस में भी जाना हो तो पति को फ्री नहीं छोड़ती है, 100 तरह के सवाल करती है। कई हमारे वो फ्री होकर समाज का कार्य नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते हैं, परिस्थितियों की मांग क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी जो परिस्थिति है उसका आकलन सही कर रही है यशोधरा, कि उस परिस्थिति में इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। किसी भी युद्ध को समर्थन देना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध की खिलाफत करना यही सही निर्णय है, और उसके लिए उसने सिद्धार्थ गौतम को पूरा समर्थन दिखाया, अपनी पूरी तैयारी दिखाई। ये बात उसके वीरता को प्रदर्शित करती है, उसके संयम को प्रदर्शित करती है। आज भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि जब भी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ आदमी के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है, उस समय फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, हमने सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए और जो सही है उसका समर्थन करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये बात तो हुई नहीं थी कि जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। इस समय तो ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सत्य धम्म का रास्ता खोज कर वापस आऊँगा। बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जिसमें वो कहती है कि मुझे डर लगता है तुमसे बिछड़ने का। ये एक ही दिन में सारी घटनाएं नहीं हुई है, बहुत सारी घटनाएं जब होती है तो उसको कई दिन भी लगते हैं। जैसे कि साक्या संघ में जो सभाएं हो रही थी वो एक दिन की सभा नहीं थी, रोज कुछ न कुछ सभा में हो रहा था, रोज सभाएं भर रही थी। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम एकदम से चले नहीं गए, बल्कि उनके जाने की घर में चर्चा हुई और जाने के समय में वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव भी रखा गया, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से विदा करना चाहते थे। दुख तो था लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छे से उसको विदा करना चाहते थे। बुद्ध और उनका धम्म में इसका विस्तार से वर्णन आया है कि कैसे उन्होंने विदा किया। और इसके बाद में दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो ये साबित करती है कि यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम से शिकायतें नहीं थी। जिस तरह से कवियों ने, लेखकों ने बार बार उसके मुंह में शिकायतें डाल दी है, उसे किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। इसके बहुत सारे प्रसंग हमें मिलते हैं, जैसे कि नरसिंह गाथा आती है। नरसिंह गाथा में जब पहली बार सिद्धार्थ कपिलवस्तु में आते हैं और यशोधरा राहुल को बताती है कि ये जो आगे भिक्खु दिख रहे हैं ये तुम्हारे पिता हैं, और उनका परिचय देते समय वो उनके शरीर की सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता का भी वर्णन करती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसे शिकायत हो वो उसकी सुंदरता की स्तुति नहीं करेगी। वो कहती है कि नरों में सिंह है, यानी जो नर है उन नरों में भी बढ़कर सिंह है। सिंह जिसकी चाल बहुत ऐंठदार होती है, जो निडर होता है, उसने सिंह से तुलना की है, कहीं हाथी से तुलना की है, और शरीर की जो विभिन्न भाग है उसकी भी बहुत सुंदर से उसने वर्णन किए हैं कि ये तुम्हारे पिता है जो इतने तन और मन से सुंदर है। उन्होंने उन्हें चंद्रमा की भी उपमा दी है,
कि तारागण में जैसे चंद्रमा बढ़ते हुए दिखाई देता है, वैसे ही ये तुम्हारे पिता है जो बहुत सारे भिक्षुओं से घिरे हुए, यानी जैसे चंद्रमा तारों से घिरा होता है, इस तरह से ये बहुत सारे भिक्षुओं से घिरे हुए चंद्रमा की तरह है। यही तुम्हारे पिता है जो नरों में सिंह है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हमें पाली साहित्य में मिलता है कि जो ये कह रहा है कि यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम से भी शिकायत नहीं थी और बुद्ध से भी शिकायत नहीं थी, उसका पूरा समर्थन था। इसका जो पार्श्व भाग है या इसकी जो पार्श्वभूमि है वो भी हम समझेंगे, जिससे पता चलता है कि ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, आदमी में एकदम से ये विकसित नहीं होती है। मूलतः आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है, शुरू से कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनके स्वभाव में ही या उनके व्यक्तित्व में ही वो बातें आ जाती है, वो गुण आ जाते हैं। यशोधरा सुंदर थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसकी सादगी में बहुत सौंदर्य था, ये इम्पोर्टेंट बात है। सुंदरता की भी कई परिभाषाएं करते हैं लोग, लेकिन सादगी में सौंदर्य होना ये सब परिभाषाओं से ऊपर है। और उसमें भी उस व्यक्तित्व में शालीनता होना, उसमें 4 चांद लगा देता है। और ये सादगी, ये शालीनता उसकी गतिविधियों को प्रभावित करती है। ये जो उसकी गतिविधियां थी वो पूरी तरह से सरल और अनासक्त भाव लिए हुए थी, जो उसकी वेशभूषा में, उसके रहन सहन में, उसके उठने बैठने में, उसके बोलने चालने में बार बार दिखती थी। एक महत्वपूर्ण बात जिसने सिद्धार्थ गौतम को प्रभावित किया था, वो महत्वपूर्ण बात यह है, शादी से पहले की बात है। सिद्धार्थ गौतम अक्सर चन्ना को लेकर गांव में घूमने निकल जाया करते थे। जो जातक कथाओं में और किताबों में दिया है उसके बारे में मत सोचिए, प्रैक्टिकल क्या होता है वो देखिए। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ था, सिद्धार्थ गौतम को कोई बांध के नहीं रखा गया था, वो गांव में जाते थे अक्सर घूमने के लिए, गरीब लोगों से भी मिलते थे। तो एक दिन सिद्धार्थ गौतम ऐसे ही गांव में जा रहे थे, तो अचानक उनको ये दिखा कि यशोधरा किसी छोटे से गांव में अपनी एक सेविका के साथ में है और वो गांव के बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं उनकी सेवा कर रही है, जो बहुत कष्ट में थे, जो बीमार थे, उनकी सेवा कर रही है। वो उनको नहला रही है, उनको कपड़े पहना रही है। वो दूर से सब देख रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे कि यशोधरा यहाँ क्या कर रही है। तो ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, और उसके बाद वो उसके पास में जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर गांव में कब से आ रही हो, कब से ये सब काम कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं काफ़ी समय से समाज सेवा का काम कर रही हूँ और इस गांव में मैं दूसरी बार आई हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं मैं भी इस गांव में अक्सर आता हूँ। ये व्यवहारिक बातें उनके जीवन में दिख रही हैं और यहाँ सिद्धार्थ यशोधरा के इन बातों से प्रभावित होते हैं और एक आकर्षण महसूस करते हैं। और यहाँ यशोधरा ये बताती है कि उसे कौन सी चीज़ें पसंद हैं। यशोधरा आँख मूंद कर परंपराओं का पालन करने में विश्वास नहीं रखती थी, ये एक उनके स्वभाव की विशेषता। और उसे महलों में बंद रहना या संतुष्ट रहना, जो ऐशोआराम की ज़िंदगी थी उसके जीवन में, उसको भोगते रहना, इससे वो संतुष्ट नहीं थी। वो समाज के प्रति बड़ी ही संवेदनशील थी और समाज में जो अन्याय हो रहा है परोक्ष रूप से वो उसकी विरोधी थी। वो चाहती थी कि समाज में इस तरह का अन्याय अत्याचार न हो, समाज में न्याय स्थापित हो।
ये बहुत बड़ी बात है कि राजमहल में रहते हुए यशोधरा को राजमहल की जो सुख सुविधाएं हैं, जो भोग विलास के साधन हैं, उसमें कोई रस नहीं था। और वो वहाँ पर रहते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील थी। वो जानती थी कि समाज में क्या स्थितियाँ हैं, कैसी विषमता है, कैसा वर्ग भेद है, कैसा शोषण है, और इसको वो दूर करना चाहती थी। वह समझती थी कि एक नारी होने के कारण वह बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं ला सकती थी, इसलिए उसकी क्षमता अनुसार वो जितना सेवा कार्य कर सकती थी वो करती थी। वो इस तरह से सिद्धार्थ को अपनी भावनाएं बताती हैं कि मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। हो सकता है कि मेरा ये कार्य देखकर मेरे जो मित्र हैं वो भी ऐसा ही कार्य करने लगे। मैं उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस तरह से यशोधरा सिद्धार्थ को बताती है। और इसी के बाद में हम देखते हैं कि उनका विवाह 16वें वर्ष में जब हो जाता है तो एक आम गृहस्थ, आम पति पत्नी जिस तरह से जीवन जीते हैं उनसे हटके इनका जीवन रहा है। मैं ये पार्श्वभूमि इसलिए बता रही हूँ उनके जीवन की, क्योंकि बाद में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं कि जब यशोधरा को पता चला कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होने के बाद में एकदम सादा जीवन जीते हैं, वे एक ही समय भोजन करते हैं, नीचे सोते हैं, तो उसने भी अपना जीवन वैसे ही कर लिया था। लेकिन जब हम उनके पहले के जीवन के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ये उनके लिए नया नहीं था। वो पहले भी सादा जीवन जीती थी और दोनों अक्सर गाँवों में घूमने चले जाया करते थे। एक बात पता चलती है साहित्य से कि विवाह के बाद एक ही वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में सिद्धार्थ ने राजभर के वे सारे स्थान यशोधरा को दिखाए जो उसने अब तक नहीं देखे थे, और प्रत्येक स्थान पर कई कई दिन ठहरे और कभी कभी तो ग्रामवासियों के घरों में भी ठहरे। उनका सादा भोजन किया और बांस की बुनी हुई चारपाइयों पर भी सोए। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ की जीवनचर्या और परंपराओं के विषय में भी उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता की छवि हमें यशोधरा और सिद्धार्थ में दिख रही है कि हम इस दौर से गुजरे हैं तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि जब तक हम गांव में लोगों के बीच में नहीं जाते हैं तब तक हमें समाज का सही आकलन नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग किस तरह से जी रहे हैं। और जो इस तरह से ज़मीनी स्तर पर जाकर अवलोकन करता है समाज का, तो वो उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने तो बहुत कष्टपूर्ण स्थितियाँ लोगों की देखी, उनकी निर्धनता देखी, उनकी विषम परिस्थितियाँ देखी, और साथ में ये भी देखा कि ब्राह्मण उनको कैसे कष्ट देते हैं, कैसे उनका शोषण करते हैं। ये सब देखने के बाद दोनों का जो चिंतन का विषय होता था अक्सर समाज ही होता था कि समाज में कैसे सुधार लाया जाए, समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए। अब यहाँ पर हमें दो बातें दिख रही है। एक है समाज सुधार की बात जिसमें कि दोनों का स्वभाव गुण एक सा मिलता है, लेकिन जब सिद्धार्थ इस विषय में सोचते हैं तो और एक पहलू से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यशोधरा इतनी संवेदनशील है, उसे लगता है कि जल्द से जल्द समाज में परिवर्तन आ जाए, लेकिन व्यवहारिक रूप से जल्दी से परिवर्तन संभव नहीं है, उसे समय लगता है। बहुत बार हमें निराशा भी होती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, तो निराशा में आदमी डूब जाता है। और सिद्धार्थ को भय था कि यदि यशोधरा के साथ ऐसा हुआ तो ये बहुत बुरा होगा। उसने इस तरह से निराशा में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि एक घटना होती है उनके जीवन में, एक बच्चे की जो सेवा कर रही थी वो बच्चा अचानक से मर जाता है, और जब उसके मरने की खबर मिलती है तो यशोधरा बहुत फूट फूट के रोती है, क्योंकि उसने नज़दीक से उस बच्चे को देखा था,
उसकी सेवा की थी, शुश्रूषा की थी, तो लाज़मी है कि उसको दुख होगा, उसे रोना आएगा। और इस समय सिद्धार्थ उसको सांत्वना देते हैं, उसको समझाते हैं, और इस समय वो उसको बताते हैं कि जो जन्म लेता है वो मरता है, यानी बहुत सारी बातें पहले से ही जानते थे, अनित्यता का बोध पहले भी था। बाद में उन्होंने बहुत गहराई से उसमें चले गए हैं, लेकिन शुरू में वो बिल्कुल निराधार थे ऐसा नहीं है। उनके जो सम्यक संबोधि का जो ज्ञान है वो बिल्कुल निराधार नहीं था, वो पहले से भी था।